आज हम अभिप्रेरणा का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इसमें सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा दो इसके वर्गीकरण हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले सकारात्मक अभिप्रेरणा की बात करते हैं कि सकारात्मक अभिप्रेरणा होती क्या है। देखिए, इस प्रकार की अभिप्रेरणा के कारण व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी कार्य को करता है। इससे उसे प्रसन्नता, सुख और संतोष मिलता है। इसे आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। बालक की शिक्षा में सकारात्मक प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरा है नकारात्मक अभिप्रेरणा। इस प्रकार अभिप्रेरणा से व्यक्ति अपनी नकारात्मक अभिप्रेरणा में कि इस प्रकार अभिप्रेरणा से व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करता, बल्कि दूसरों की इच्छा से कार्य करता है या दूसरों के दबाव से कार्य करता है। माता पिता, अभिभावक, अध्यापक दंड पुरस्कार देकर प्रतिद्वंद्विता का भाव पैदा कर निंदा करके, प्रशंसा करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसको बाह्य प्रेरणा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था अभिप्रेरणा का सकारात्मक वर्गीकरण और नकारात्मक वर्गीकरण। आइए अब चलते हैं अभिप्रेरणा अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या स्थान होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एंडरसन के अनुसार अधिगम प्रेरणा पाकर सर्वोत्तम ढंग से आगे बढ़ता है। कैली के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम प्रक्रिया के उचित व्यवस्थापन में केंद्रीय कारक होता है। किसी प्रकार की प्रेरणा सभी अधिगम में अवश्य उपस्थित होनी चाहिए। थॉमसन के अनुसार प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला कहलाती है। इसके बाद हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वह है प्रेरणा का महत्व। तो देखिए, प्रेरणा के कई प्रकार के महत्व इसमें दिए हुए हैं। पहला है आवश्यकताएं, सीखने की इच्छा, संवेगात्मक स्थिति, अभिवृत्ति, प्रतियोगिता, आकांक्षा का स्तर, प्रशंसा, निंदा और पुरस्कार। तो अभिप्रेरणा का जो महत्व है उसमें पहला बिंदु है आवश्यकता। तो आवश्यकता क्या होती है कि देखिए, जैसा हमें पता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी इसकी प्रवृत्ति होती है और आवश्यकता के से ही वशीभूत होकर व्यक्ति कार्य करता है। तो अध्यापक को चाहिए कि बच्चों में पाठ्य सामग्री की आवश्यकता अनुभव कराई जाए और वे अधिक से अधिक अभिप्रेरित हो सकें। नंबर 2 है सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा से तात्पर्य है कि बच्चों में शिक्षक को सीखने की इच्छा जागृत करनी चाहिए। सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको सरल, शीघ्र, स्थायी बनाए रखना चाहिए, जिससे बालक की इच्छा सीखने के लिए हो। यद्यपि कभी कभी बालक बिना इच्छा के भी कुछ बातें सीख जाते हैं, परंतु सीखने की इच्छा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तीसरा नंबर है संवेगात्मक स्थिति। तो संवेगात्मक स्थिति है कि अध्यापक को चाहिए कि प्रत्येक छात्रों की संवेगात्मक स्थिति का पूरा ध्यान रखें और इस बात का ध्यान उसे अवश्य रखना चाहिए कि जो बालक जो भी बालक को ज्ञान दिया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह उसके प्रति घृणा कर रहा हो। अगर घृणा कर रहा है तो इसका मतलब कि उसके अंदर संवेग कहीं ना कहीं अधिगम में बाधा पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि बालकों में शिक्षण के प्रति उचित संवेगों का ही विकास हो, जिससे बच्चे अधिक से अधिक अभिप्रेरित हो सकें। फिर इसके बाद देखिए है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का तात्पर्य है कि प्रेरणा बालकों में अभिवृत्ति विकास करने में सहायता देती है। तो बालकों में अभिवृत्ति का विकास होने से वे कार्य को अच्छी तरह से करते हैं और अभिप्रेरित होते हैं। इसके बाद देखिए है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता एक ऐसा कारक है
जो अभिप्रेरणा को बहुत हद तक बढ़ाता है। पहला है देखिए व्यक्तिगत, पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है सामूहिक। तो व्यक्तिगत प्रतियोगिता स्वयं से होती है, जब बालक अपने पूर्व की जो अ, जो पूर्व की जो परिस्थिति होती है उसमें और सुधार लाने का जब वो स्वयं से प्रयास करता है कि भाई हमने पिछली कक्षा में कम अंक प्राप्त किए थे, इस कक्षा में हम उससे भी अधिक अंक प्राप्त करेंगे, तो वो उसकी व्यक्तिगत प्रतियोगिता कहलाती है। और सामूहिक प्रतियोगिता वह होती है जो समूह में करवाई जाती है, जिनमें संख्या अधिक होती है और बच्चे एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। इसके बाद देखिए नंबर 3 है आकांक्षा का स्तर। तो आकांक्षा का स्तर क्या होता है कि देखिए इसका अभिप्राय यह है कि जो कार्य छात्रों को सिखाए जाएं वह उनकी शारीरिक मानसिक परिपक्वता के अनुकूल हो। जब ज्ञान या क्रिया का स्तर बालकों से ऊंचा होता है तो उसमें कार्य के प्रति अरुचि और घृणा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए स्तर को बालकों के साथ बनाकर चलना चाहिए, जिससे उनकी आकांक्षा का स्तर बढ़े और वे अधिक से अधिक प्रेरित हो सकें। इसके बाद देखिए प्रशंसा जो है ये धनात्मक अभिप्रेरक की श्रेणी में आता है। इसमें क्या होता है कि प्रशंसा जो होती है, जैसा भी मैंने कहा कि यह धनात्मक प्रेरक के रूप में आता है, मतलब ये सकारात्मक अभिप्रेरणा है। यदि किसी छात्र के अच्छे कार्य की प्रशंसा की जाती है तो उसके द्वारा उस प्रकार के कार्य को करने की संभावना भी बढ़ जाती है। वास्तव में अपने से बड़े व्यक्ति से प्रशंसा प्राप्त करने से बालक का वांछित कार्य करने का जो ढंग होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से भी बच्चे अभिप्रेरित होते हैं। इसके बाद निंदा। निंदा देखिए एक नकारात्मक अभिप्रेरणा है। जो बच्चे जो होते हैं वो निंदा के भय से या उसके डर से या उसके परिणाम से जो है बच्चे अधिक से अधिक अपने कार्यों में सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई कार्य कर रहे हैं और कार्य का जो परिणाम निकले तो उसके परिणाम स्वरूप हमको निंदा की प्राप्ति हो। तो इसलिए बच्चे जो है निंदा से बचने के लिए पहले से ही कार्य के प्रति बहुत एक्टिव होते हैं और अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं। इसके बाद जो है पुरस्कार और दंड है। तो पुरस्कार और दंड वह कारक है जो बच्चों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। ठीक है, देखिए इसका अर्थ यह होता है कि जो अभिप्रेरणा होती है उसमें पुरस्कार का और दंड का बड़ा महत्व होता है। जब बालकों को पुरस्कार और दंड दिया जाता है तो उसका एक ही अर्थ होता है कि भावी व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालना। ठीक है, प्रत्येक बालक जो है पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों में कार्य की अभिवृत्ति उत्पन्न करे और पुरस्कार के प्रति बच्चों को लालायित करे, जिससे उसे अधिक से अधिक अभिप्रेरणा की प्राप्ति हो सके। इसके बाद है कि विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाने की विधियां। देखिए विद्यार्थियों की जो अभिप्रेरणा होती है उसको बढ़ाने की जो कई विधियां हैं और उन विधियों में सबसे जो महत्वपूर्ण विधि है वह है सीखने की इच्छा। तो सीखने की इच्छा क्या कहलाती है, ध्यान से देखें आप सभी लोग कि सीखने की जो इच्छा होती है वो हर व्यक्ति के अंदर कम और अधिक होती है। ऐसे बालक जिनके अंदर सीखने की इच्छा बहुत अधिक होती है वे जो है अभिप्रेरणा उनमें अधिक होती है, और ऐसे बच्चे जिनमें सीखने की इच्छा कम होती है उनमें अभिप्रेरणा कम होती है। तो इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चे में सीखने की इच्छा को सबसे पहले बढ़ाएं, जिससे बच्चा अधिक से अधिक सीख सके। इसके बाद है उद्देश्यों और लक्ष्यों का ज्ञान। तो एक शिक्षक को पाठ पढ़ाने से पूर्व उसके क्या उद्देश्य हैं और उस
उद्देश्य की प्राप्ति कर लेने से बच्चे को किन किन लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है, बच्चों को ये बताना बहुत आवश्यक होता है। और जब बच्चे उद्देश्य और लक्ष्यों के बारे में जान लेते हैं तो किसी भी कार्य को जो है वो बहुत बेहतर ढंग से करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उद्देश्यों और लक्ष्यों का जब ज्ञान हो जाता है तो बच्चों में अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। इसके बाद जो है नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। देखिए, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करने का तात्पर्य है कि बच्चा जो है वो पूर्व में कुछ सीख करके अगली कक्षा में आता है। तो अगली कक्षा में बच्चे को जो भी ज्ञान दिया जा रहा है वो पूर्व ज्ञान से जोड़ करके दिया जाए तो बच्चे को वह कार्य जो है सरल लगेगा, रुचिकर लगेगा और कहेगा कि हमने पिछली कक्षा में भी ये इन चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ा था और आज नई कक्षा में उससे कुछ अच्छा मुझे उसी के संदर्भ में सीखने को मिल रहा है। तो वो पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ करके जो है और अधिक कार्य करने के लिए जो है लालायित होता है और उसकी अभिप्रेरणा बढ़ने लगती है। देखिए, इसके बाद होता है आकांक्षा का स्तर। आकांक्षा का स्तर का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी आकांक्षा की जरूरत लगी रहती है। तो अध्यापक को यह पता लगाना चाहिए कि कक्षा के कार्य बालक की आकांक्षा के अनुरूप हैं या नहीं। ठीक है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आकांक्षा का स्तर होता है वो कई कारकों पर निर्भर होता है, जैसे बुद्धि, आर्थिक स्थिति, माता पिता का संबंध, बालक की अपेक्षाएं आदि। अध्यापक को कठिनाइयों को अध्यापक को जो है वो क्रियाओं को कठिनाइयों के अनुसार स्तरीकरण करना चाहिए, जिससे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी प्रयत्नशील हो और उसमें किसी प्राप्ति की आशा बनी रहे। इसके अतिरिक्त बालकों को कक्षा की सामूहिक क्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उसकी आकांक्षा का स्तर बढ़ता जाए। इसके बाद है परिणाम एवं प्रगति का ज्ञान। तो परिणाम और प्रगति का ज्ञान का तात्पर्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने प्रयत्नों का परिणाम जानना चाहता है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसके परिणाम के प्रति हमारी जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। तो संतोषजनक प्रगति करने पर जो है जब व्यक्ति प्रगति करता है तो व्यक्ति को जो है आनंद की अनुभूति होती है, और जब असंतोषजनक प्रगति होती है तो व्यक्ति जो है दुखी होता है, उसका मनोबल गिरता है। तो संतोषजनक परिणाम प्राप्त होने से व्यक्ति की जो अभिप्रेरणाएं होती हैं वो और अधिक बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से बालक की अभिप्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद प्रतियोगिता और सहयोग। तो प्रतियोगिता और सहयोग, देखिए ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी विधियां हैं जो अभिप्रेरणा को बढ़ा सकती हैं। देखिए, होता क्या है कि प्रतियोगिता और सहयोग की भावना से बच्चों को अधिकाधिक सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। व्यक्तिगत प्रतियोगिता के द्वारा बालक पहले से अच्छा अंक प्राप्त करने का प्रयास करता है। अभी जैसे मैंने पिछली उसमें बताया कि जो है बच्चा व्यक्तिगत प्रतियोगिता करता है, स्वयं से प्रतियोगिता करता है और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसके बाद जो है देखिए यहाँ पर सहयोग का प्रयोग। तो बच्चों को जो है सहयोग की भावना का भी विकास करना चाहिए। साथ ही जो है उनमें सामूहिक कार्य करने के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए, और जो सामाजिक कार्य होते हैं जिनमें सहयोग प्रदान किया जाता है उसके द्वारा भी बच्चों में अभिप्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है। प्रशंसा और आलोचना। तो प्रशंसा एक सकारात्मक अभिप्रेरणा है। प्रशंसा के द्वारा भी बच्चों की अभिप्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है और बच्चों की आलोचना करके भी अभिप्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है। नवीनता से तात्पर्य यह है कि अध्यापक जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहा है उस विषय वस्तु में वह कितने प्रकार की नवीनता का प्रयोग करे, जिससे जो विषय वस्तु है वो रुचिदायी हो, आनंददायी हो, बच्चों का मन उसमें लगे। तो इस प्रकार की नवीनता का प्रयोग करके भी बच्चों की प्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद जो है अहम भावना का उपयोग।
तो अहम भावना का उपयोग से तात्पर्य है कि इसका संबंध जो होता है आत्मा से होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आत्म संतुष्टि चाहता है। व्यक्ति उन लोगों और स्थितियों को पसंद करता है जिसमें उसका महत्व स्वीकार किया जाता है। व्यक्ति उन लोगों को और स्थितियों को पसंद नहीं करता जो उसे अस्वीकार करते हैं, या जिस परिस्थिति में वह जाता है तो वहाँ पर उसे हीन भावना मिलती है। अतः अध्यापक को विद्यार्थियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके अहम को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए, अन्यथा उनकी जो अभिप्रेरणा होती है वो नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए बच्चों के अहम को चोट न पहुंचाकर उसकी अभिप्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है। तो अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को आत्मसंतुष्टि से अभिप्रेरित करें। इसके बाद जो है अगला, उचित दृष्टिकोण का विकास। उचित दृष्टिकोण के विकास से तात्पर्य यह है कि किसी विशिष्ट स्थिति में व्यक्ति की प्रतिक्रिया में ही उसका दृष्टिकोण छुपा होता है। रुचि और ध्यान के साथ उसका गहरा संबंध है। जिस बालक में हस्तकार के संबंध में स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास हो चुका है वह अपने हाथों से काम करने में रुचि लेगा, परंतु जिस बालक में इस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित नहीं हुआ है वह काम से बचना चाहेगा। तो बालक में उचित दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। इसके बाद अंतिम है कि सीखने की स्थिति, उचित स्थिति और वातावरण। तो सीखने की स्थिति और उचित वातावरण से तात्पर्य है कि स्थिति और वातावरण भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अच्छे प्रकार से सजा हुआ कमरा और उसका शैक्षिक वातावरण भी सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उत्साहपूर्ण वातावरण में बालक अपने अध्यापकों की बातों को ध्यान से सुनता है और लिखने पढ़ने में रुचि लेता है। उचित जो विद्यालय भवन, बैठने की सुव्यवस्था, भौतिक सुविधाएं, परस्पर सहयोग, विद्यालय क्रियाओं में भाग लेने के अवसर, अध्यापक का स्नेह, ये सब बालकों को अभिप्रेरित करते हैं। अतः उचित स्थितियां और वातावरण का निर्माण करके बालकों की अभिप्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।